नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े करेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जीवन और मृत्यु के बीच की धुंधली रेखा को दिखाता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये सफर आपको डर और रहस्य के एक अंधेरे भंवर में ले जाएगा। उत्तराखंड के एक सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवपुरा। ये गांव घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। गांव के लोग एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में कहते थे, जिसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर खड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। दिल्ली के चार दोस्तों राज, नंदिनी, आकाश और सुमन ने छुट्टियों में उस गांव में जाने का फैसला किया। उन्हें ऐसी डरावनी जगहों पर जाना रोमांचक लगता था। राज ने अपने दादाजी से हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे केवल पुरानी कहानियों का हिस्सा मान लिया था। जब वे गांव पहुंचे तो सूरज ढलने वाला था। गांव के चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। लोग उन्हें देखकर अजीब नजरों से देख रहे थे। काफी कोशिशों के बाद एक बूढ़े आदमी जिसका नाम मोहन था ने उन्हें चेतावनी दी, रात होने से पहले वहां से लौट आना। हवेली के अंदर अंधेरा गहराते ही वो जाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और काली हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारें काले फफूंद से ढकी हुई थीं। अंदर का माहौल भारी और डरावना था। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। नंदिनी ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में धूल से भरा एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। फर्श पर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं और दीवारों पर धुंधली अजीब तस्वीरें लटकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि तस्वीरों के चेहरे उनकी हर हरकत को देख रहे हों। सुमन ने एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। उसमें बच्चे के कच्चे हाथों की लिखावट में कुछ लिखा था। मुझे हर वक्त वो आवाजें सुनाई देती हैं। माँ कहती है, ये सब मेरा वहम है, पर वो यहां है, हमेशा यहां। डायरी पढ़ते ही अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गई। टॉर्च की रोशनी अचानक मध्यम होने लगी और हर तरफ घना अंधेरा छा गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें निकल जाना चाहिए, सुमन ने घबराते हुए कहा। तभी हवेली के अंदर से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी। ये आवाज छत से आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे घसीटी जा रही हो। शायद हवा का असर है, आकाश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी नंदिनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, यहां रुको, हमेशा के लिए। वह चीख पड़ी। बाकी दोस्त उसकी चीख सुनकर दौड़े। उन्होंने मुख्य दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली का माहौल और डरावना होता जा रहा था। अचानक दीवारों से किसी के बोलने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें तेज होती जा रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। राज ने अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। छत पर लाल आंखों वाला एक साया उन्हें घूर रहा था। तभी एक जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। काली हवेली की दीवारों से गूंजती हुई आवाजें अब चीखों और रुदन में बदल गई थीं। लाल आंखों वाला साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसके भारी कदमों की गूंज पूरे हॉल में फैल रही थी। दोस्तों की सांसें जैसे थम गई थी। हमें यहां से निकलना होगा, आकाश बुरी तरह कांपते हुए बोला। राज ने अपने बैग से छोटा सा खंजर निकाला, जो उसने सिर्फ शौक के लिए साथ लाया था। अगर ये कोई जानवर है तो इसे मैं रोक सकता हूं, उसने खुद को यकीन दिलाते हुए कहा। साया सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर चुका था। अब उसकी आकृति साफ दिख रही थी। उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन उसकी लाल आंखें और लटकते हुए लंबे हाथ भौतिक लग रहे थे। वह हर कदम पर हल्की सरसराहट पैदा कर रहा था, जैसे हवा को चीर रहा हो। सुमन ने कांपते हुए फुसफुसाया, यह इंसान नहीं है। तभी साया ठहर गया। वह सीधे नंदिनी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन जो अंदर तक चुभ जाता था।
अचानक उसने अपने लंबे हाथ को हवा में लहराया और नंदिनी जोर से हवा में उछल गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। नंदिनी! राज और आकाश ने एक साथ चिल्लाया। नंदिनी हवाओं में झूलती हुई छत के करीब जा पहुंची और तभी उसे जोर से दीवार पर पटक दिया गया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसके चेहरे पर डर की सर्द लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी सुमन ने डायरी को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, "यह सब इस डायरी की वजह से हो रहा है। हमें इसे वापस छोड़ना होगा।" डायरी के पन्ने अब अपने आप पलटने लगे। उनमें से फटे पुराने शब्द उभरकर हवेली के चारों ओर घूमने लगे। "आ जाओ, उन्हें ले जाओ।" राज ने डायरी को छीनकर जमीन पर फेंक दिया और आग लगाने के लिए माचिस निकाली। लेकिन जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई, एक काली ठंडी हवा ने उसे बुझा दिया। "कोई रास्ता नहीं है," आकाश ने रोते हुए कहा। साया पूरी तरह से बदल चुका था। उसके धुएं जैसे शरीर से कई भूतिया आकृतियां निकल रही थी एंड जो हर दिशा में फैलने लगी। ये आकृतियां धीरे धीरे इंसानी चेहरे में बदल रही थी। उनमें से हर चेहरा दर्द और क्रोध में डूबा हुआ था। "भागो!" राज चिल्लाया। दोस्त जैसे तैसे सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन हवेली का फर्श अब ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हर कदम के साथ हंस रहे हों। अचानक आकाश के पैर नीचे फंस गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही राज ने उसे खींचने की कोशिश की, एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। "आकाश!" सुमन और नंदिनी चीख पड़ी। आकाश की आंखें सफेद हो गई और वह जमीन में धीरे धीरे समाने लगा। उसके शरीर से एक सफेद धुआं निकलने लगा जो साया की ओर खिंचता जा रहा था। राज ने आंखों के सामने उसे गायब होते देखा। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द भी ठंडे वातावरण में जम गए। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और दीवारों पर लटकी तस्वीरें जिंदा होकर बुरी तरह चिल्लाने लगीं। एक और तेज आवाज गूंजी, "तुम सब अब हमारे हो।" आकाश का शरीर पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी चीखें अब हवेली की गूंजती हुई दीवारों का हिस्सा बन गई थी। राज, नंदिनी और सुमन जड़वत खड़े थे। हर तरफ अंधेरा और अनजानी ताकतों की सरसराहट थी। "आकाश!" नंदिनी ने रोते हुए चिल्लाया। "वो वापस नहीं आएगा," सुमन ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में गहरा डर साफ झलक रहा था। तभी एक दरवाजा जोर से खुला और हवेली के भीतर से आती ठंडी हवा ने उनकी टॉर्च की रोशनी को हिलाकर रख दिया। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधकार में गलियारा दिख रहा था। उस गलियारे के दोनों ओर खिड़कियां थीं, लेकिन बाहर की जगह पर सिर्फ गहरा अंतहीन अंधेरा था। "हम यहां और नहीं रुक सकते, हमें ये रास्ता लेना होगा," राज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। वे तीनों दरवाजे से होते हुए गलियारे में दाखिल हो गए। हर कदम पर फर्श से किसी के चलने की आवाज आती थी, लेकिन वहां सिर्फ वही तीन थे। नंदिनी ने अपना हाथ सुमन के हाथ में कसकर पकड़ लिया। "यह जगह हमें खत्म कर देगी," उसने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक एक खिड़की के पास से किसी ने नंदिनी का दुपट्टा खींच लिया। वह चिल्लाई और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। "क्या हुआ?" उसने पूछा। किसी ने मुझे खींचा," नंदिनी ने हकलाते हुए कहा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गलियारे में पीछे का दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियों पर लकड़ी के शटर अपने आप गिरने लगे। अब गलियारा पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई। अब ये और साफ थी, जैसे कोई उनके कानों में बोल रहा हो, "गलती कर दी, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। चुप रहो, ये सब हमारी कल्पना है।" राज ने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज खुद ही कांप रही थी। वे तीनों तेजी से गलियारे के अंत तक पहुंचे, जहां एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर पुराने समय के अजीब चिन्ह उकेरे गए थे, जो खून जैसे रंग से बने लगते थे। "ये आखिरी मौका है, या तो इसे खोलो या हम यहीं खत्म हो जाएंगे," सुमन ने कहा। राज ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक गोलाकार कमरा था। दीवारों पर मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन उनकी लौ स्थिर नहीं थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था, जो पूरी तरह से काले रंग का था, जैसे वह किसी परछाई से बना हो। "यह क्या है?" नंदिनी ने फुसफुसाते हुए पूछा।
जवाब देने से पहले दर्पण के काले शीशे पर हलचल होने लगी। उसमें से एक आकृति बनने लगी। ये वही लाल आंखों वाला साया था, लेकिन अब ये और बड़ा और विकराल हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और क्रूरता झलक रही थी। साया ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी जगह अपवित्र की, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। तभी दर्पण में से काले हाथ निकलने लगे। वे हवा में लहराते हुए तेजी से नंदिनी की तरफ बढ़े। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसकी आवाज को दबा दिया। नंदिनी! राज और सुमन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, फर्श नीचे से गायब होने लगा। कमरे की दीवारें अब उनके चारों ओर घूमने लगी। मोमबत्तियां एक एक कर बुझने लगीं और आखिरी रोशनी के साथ राज को लगा कि उसने आकाश का चेहरा देखा, लेकिन आकाश अब इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर वही लाल आंखें और डरावनी मुस्कान थी। तुम सब हमारे हो, वह धीरे धीरे कह रहा था। कमरे की दीवारें घूमना बंद हो चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। राज, नंदिनी और सुमन अंधेरे में खड़े थे, जहां समय और जगह दोनों का कोई मतलब नहीं रह गया था। उनके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी और सीली थी, जैसे वह पत्थर की नहीं बल्कि किसी अजीब जीवित चीज की बनी हो। नंदिनी, क्या तुम ठीक हो? राज ने फुसफुसाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुमन ने नंदिनी को ढूंढने के लिए टॉर्च चालू की, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं दिखा। नंदिनी गायब हो चुकी थी। उसकी चीखें, उसकी सांसें सब कहीं खो गई थी। नंदिनी! सुमन ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज के अंदर गूंजकर वापस आई, लेकिन इस बार यह उसकी अपनी आवाज नहीं थी। वह आवाज डरावनी और गहरी थी। तभी चारों ओर से एक बार फिर वही विस्पर्स शुरू हो गई। अब वे और स्पष्ट थी, जैसे सैकड़ों लोग उनके कानों में बुदबुदा रहे हो। तुमने हमारे घर में कदम रखा, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। राज ने अपना खंजर कसकर पकड़ा और बोला, हम यहां से जरूर निकलेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सी ताकत है। लेकिन तभी सुमन ने उसकी कलाई पकड़ ली और कांपती हुई आवाज में कहा, राज, देखो। राज ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कमरे के कोने में नंदिनी खड़ी थी, लेकिन वह अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी गर्दन अजीब तरीके से एक ओर झुकी हुई थी। उसका शरीर धीरे धीरे झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से लटकाया गया हो। नंदिनी, ये तुम हो? राज ने धीरे से पूछा। नंदिनी ने अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन से अजीब सी हड्डियों के टूटने की आवाज आई। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी मदद नहीं की और अब मेरी बारी है। अचानक नंदिनी की सफेद आंखों से खून की धार बहने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन गिरते ही उसके शरीर से काले धुएं की एक परछाई निकलने लगी। वह परछाई हवा में लहराते हुए सुमन की ओर बढ़ी। भागो सुमन! राज ने चिल्लाया। सुमन ने डर के मारे दीवार की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दीवारें अब और करीब आ रही थीं, जैसे कमरे का आकार घटता जा रहा हो। हर तरफ से गूंजती आवाजें तेज हो रही थी। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तभी फर्श अचानक टूटने लगा। नीचे से गहरा काला अंधेरा दिखाई देने लगा, जिसमें से किसी तरह की हलचल और भयानक चीखें आ रही थीं। राज ने खंजर से फर्श पर निशान खींचकर खुद को संतुलित रखने की कोशिश की, लेकिन सुमन सीधे उस अंधेरे में गिर गया। सुमन! राज चीखा, लेकिन उसकी आवाज अब खाली कमरे में गूंजकर खो गई। कमरे में अब राज अकेला था। उसने अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश की, लेकिन ठंड और भय ने उसे जकड़ लिया था। उसने धीरे धीरे उस दर्पण की ओर देखा, जो अब भी कमरे के बीचों बीच खड़ा था। दर्पण के अंदर वही लाल आंखों वाला साया उसे घूर रहा था, लेकिन इस बार साया के पीछे नंदिनी और सुमन के चेहरे दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे विकृत और डरावने हो चुके थे, जैसे वे अब उस साया का हिस्सा बन गए हों। अब तुम अकेले हो, साया ने गहरी आवाज में कहा। राज ने खंजर उठाया और दर्पण की ओर दौड़कर उसे तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही खंजर दर्पण से टकराया, पूरा कमरा अचानक हिलने लगा। तेज आवाज के साथ दर्पण में एक बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ डरावनी चीखें भी सुनाई दे रही थीं। राज ने फैसला किया कि यही उसका आखिरी मौका था।
उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। पीछे से साया की हंसी गूंज रही थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। यह दरवाजा मुझे बचा सकता है, राज ने खुद से कहा। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला, लेकिन उसके पीछे जो था वह जीवन का रास्ता नहीं था। दरवाजा खुलते ही राज के सामने एक लंबा और सर्पिल गलियारा प्रकट हुआ। उस गलियारे में रोशनी और अंधकार का अजीब मिश्रण था। हर दीवार पर धुंधले विकृत चेहरों की छवियां दिखाई दे रही थीं और उनके होंठ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। राज ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके कानों में वही चीखें गूंजने लगीं। वह समझ चुका था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। पीछे लाल आंखों वाला साया उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी हंसी से कमरे की दीवारें हिलने लगी थीं। तुम बच नहीं सकते राज, साया ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, राज ने खुद को साहस देते हुए कहा। वह गलियारे में दौड़ने लगा। उसकी सांसें तेज थी और हर कदम के साथ लग रहा था कि फर्श उसके नीचे से गायब हो रहा है। गलियारे में हर जगह वही चेहरों वाली छवियां उसे घूर रही थीं। अचानक दीवार से एक लंबा हाथ निकला और उसकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश की। राज ने खुद को झटकते हुए पीछे हटाया, लेकिन उसके सामने एक और अजीब नजारा प्रकट हो गया। गलियारे के बीचों बीच एक गोलाकार खाई थी जो अंतहीन गहराई में जाती प्रतीत हो रही थी। खाई के दूसरी तरफ एक दरवाजा था, लेकिन उस तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। क्या यही मेरा अंत है? राज ने खुद से फुसफुसाकर पूछा। तभी खाई के चारों ओर अंधेरे से वही साया प्रकट हुआ। इस बार उसकी आकृति और भी विकराल हो चुकी थी। उसके पीछे सुमन और नंदिनी के चेहरों वाले साये खड़े थे। उनकी आंखें अब खाली थीं और उनके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम हमारे हो राज, भागने का कोई रास्ता नहीं, साया ने कहा। राज ने अपनी जेब से खंजर निकाला और साया की ओर इशारा किया। अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम लड़ते हुए मरूंगा, साया ने हंसते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि यह केवल मौत है? यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे तुम समझ भी नहीं सकते। तभी खाई के किनारे से एक पतला पुल प्रकट हुआ। वह धुएं से बना लग रहा था, जैसे वह कभी भी गायब हो सकता है। यह मेरी आखिरी उम्मीद है, राज ने खुद से कहा। उसने अपने डर को काबू में रखते हुए पुल पर कदम रखा। पुल पर कदम रखते ही चारों ओर से वही अजीब आवाजें तेज होने लगीं। नीचे खाई से सफेद धुएं की आकृतियां उठने लगीं, जिनमें विकृत चेहरे और हड्डी जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। वे राज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राज ने दौड़ते हुए पुल को पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और दरवाजे को पकड़ लिया। दरवाजा खोलते ही वह एक और अजीब जगह पर पहुंच गया। एक नया अंतहीन कमरा। यह कमरा बाकी जगहों से अलग था। यहां कोई दीवारें नहीं थीं, सिर्फ अंधकार और धुंधली रोशनी। बीच में एक कुर्सी रखी थी जिस पर एक आदमी बैठा था। राज ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें वही लाल रंग की थीं। मैं तुम्हारा अतीत हूं, तुम्हारा भविष्य हूं और अब तुम्हारा वर्तमान। तभी राज के चारों ओर वही साये इकट्ठा होने लगे। उनकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। यह क्या हो रहा है? राज ने चीखते हुए पूछा, लेकिन उसका सवाल हवा में खो गया। उसकी आवाज गूंजकर वापस आई, लेकिन इस बार यह उसकी अपनी नहीं थी। यह वही गहरी भयावह आवाज थी। तुम अब हमारे हो। राज की चीखें अब उसी कमरे का हिस्सा बन चुकी थीं, जैसे उसकी आवाज भी अब कोई मायने नहीं रखती थी। वह कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों ओर अंधेरे और परछाइयों का खेल चल रहा था। कमरे के कोने से वही साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। यह तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है, साया ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा। राज ने खंजर को कसकर पकड़ लिया और चीखा, तुम्हारी शुरुआत नहीं होगी, मैं तुम्हें रोकूंगा। लेकिन जैसे ही उसने खंजर को साया की ओर फेंकने की कोशिश की, खंजर हवा में ही रुक गया। वह खंजर अब खुद धुएं में बदलकर उसी साया का हिस्सा बन गया। साया हंसा।
उसकी हंसी गहरी और भयावह थी, जैसे पूरे कमरे को कंपा रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई हथियार है? यह जगह तुम्हारी नहीं, मेरी है। तभी राज ने देखा कि सुमन और नंदिनी की आकृतियां उसके चारों ओर घूमने लगीं, लेकिन ये वे नहीं थे जिन्हें वह जानता था। उनकी आंखें सफेद थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा शांत क्रोध था। राज, तुमने हमें यहां मरने दिया, नन्ही की आवाज गूंजी। तुम हमें बचा सकते थे, लेकिन तुमने कोशिश भी नहीं की, सुमन ने कहा। नहीं, यह सच नहीं है, राज ने चिल्लाया। मैंने कोशिश की थी, मैं। लेकिन उनकी आवाजें तेज हो गईं। वे अब हवा में गूंज रही थीं और राज के चारों ओर अंधेरा और घना हो रहा था। तभी कमरे के केंद्र में एक बड़ा गोल दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण के अंदर वही लाल आंखों वाला साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पीछे अनगिनत चेहरे थे। ये चेहरे विकृत, भयावह और दर्द से भरे हुए थे। उनमें से एक चेहरा राज ने पहचान लिया। आकाश, उसने बुदबुदाया। आकाश का चेहरा अब साया का हिस्सा बन चुका था। वह उसे घूरते हुए धीमी, डरावनी आवाज में बोला, तुम अगला हो। अंतहीन जाल राज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंधेरे से भागने की कोशिश की, लेकिन यह जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। हर बार वह किसी दीवार से टकरा जाता जो पहले वहां नहीं थी। यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने खुद से पूछा। क्योंकि तुमने यहां कदम रखा, साया की आवाज चारों ओर गूंजी। यह जगह सिर्फ उन्हीं को बुलाती है जिनका अतीत अंधकारमय हो। तुम्हारे अंदर डर है, पछतावा है, और अब यह जगह तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपना बना लेगी। राज को अचानक एहसास हुआ कि इस अंधेरे से लड़ना व्यर्थ है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कमरे में चारों ओर देखा, जहां हर दीवार पर अब वही लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। अगर मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता, तो कम से कम मैं तुम्हें बंद करने की कोशिश करूंगा, उसने खुद से कहा। तभी उसे याद आया कि उसने डायरी को छूने के बाद ही सब शुरू हुआ था। डायरी, यह सब डायरी के कारण हुआ। अगर मैं इसे ढूंढ सकूं तो शायद यह खत्म हो जाए। उसने पूरी ताकत लगाकर अंधेरे में एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की। अचानक कमरे के कोने में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी डायरी से आ रही थी। वो रही। राज ने दौड़कर डायरी को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटे, पन्ने अपने आप जलने लगे। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, साया चिल्लाया। यह अब तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। राज ने डायरी को बंद किया और जोर से कहा, अगर यह मेरी गलती है तो मैं इसे ठीक करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारें गिरने लगीं और साया ने अपनी पूरी ताकत से राज की ओर कदम बढ़ाया। यह खत्म होने वाला है, राज ने आंखें बंद करते हुए कहा। राज ने आंखें खोलने की हिम्मत जुटाई। चारों ओर अंधेरा गाढ़ा हो चुका था, लेकिन अब यह खामोशी अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि समय ठहर गया हो। हवा ठंडी थी और उसकी सांसें कांच की तरह टूट रही थीं। उसने डायरी को मजबूती से पकड़े रखा। साया की गूंजती हंसी अब बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस हो रही थी। वह जानता था कि यह शांति केवल एक छलावा है। तुम मुझसे बच नहीं सकते, साया की धीमी गूंजती आवाज हर दिशा से आई। राज ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि दीवारें गायब हो चुकी थीं। अब वह एक विशाल अंतहीन चक्रव्यूह के बीच में खड़ा था। यह जगह तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है, साया ने कहा। हर गलती, हर डर, हर पछतावा, यही तुम्हारा रास्ता तय करेंगे। राज ने चुपचाप अपने चारों ओर देखा। उसने देखा कि हर गलियारे पर खून से बने निशान थे। किसी गलियारे में बच्चों की चीखें गूंज रही थी, तो किसी में उसकी मां की आवाज सुनाई दे रही थी। यह क्या है? ये आवाजें क्यों हैं? उसने चिल्लाकर पूछा। यादें, साया ने जवाब दिया। जो तुमने दबा दी, जिन्हें तुम भूल गए, वे अब तुम्हें जिंदा निकलने आई हैं। राज ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने पहला दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसकी पीठ राज की ओर थी। पापा? राज ने कांपती आवाज में पूछा। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई।
उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा डरावने घावों से भरा हुआ था। उसने राज की ओर इशारा किया और गहरी कड़वी आवाज में कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मेरी मदद नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है, राज ने जोर से कहा। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन तुमने हार मान ली। अब तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, उस आकृति ने कहा। अचानक उसकी पीठ से लंबी काली परछाइयां निकलने लगीं जो राज की ओर बढ़ रही थीं। राज ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन परछाइयां अब भी उसके पीछे थीं। भागते भागते राज ने दूसरे दरवाजे पर हाथ रखा। यह दरवाजा खुला और वह सीधा एक पुराने जर्जर से घर में पहुंच गया। दीवारों पर दरारें थीं और फर्श पर राख बिखरी हुई थी। यह जगह, यह मेरे घर जैसी क्यों है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी उसे एक कमरे से रोने की आवाज आई। वह धीमे कदमों से उस कमरे के पास पहुंचा। कमरे के बीचों बीच उसकी मां घुटनों के बल बैठी थी और उसके हाथों में जलते हुए पन्नों की एक किताब थी। मां, उसने धीरे से कहा। उसकी मां ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और उसके होंठ सूखे और कटे हुए थे। उसने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम चले गए। मां, मैं मजबूर था, राज ने रोते हुए कहा। मजबूरियां तुम्हें अब नहीं बचाएंगी। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। उसकी मां की परछाई दीवारों पर फैल गई और वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगी। अब वह पूरी तरह परछाई बन चुकी थी। राज ने दौड़ते हुए कमरे से बाहर छलांग लगाई। तो राज को एहसास हो गया कि यह चक्रव्यूह उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह अपने डर का सामना नहीं करता। उसने हिम्मत जुटाई और उस गलियारे की ओर बढ़ा जहां सबसे गहरी अंधकार था। यह गलियारा बाकी जगहों से अलग था। यहाँ हर कदम पर उसे अपने अतीत की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने अपने बचपन के उन पलों को देखा जब उसने किसी को धोखा दिया था, जब उसने अपने डर को छिपाने के लिए झूठ बोला था। आखिरकार वह एक बड़े काले दर्पण के सामने पहुंचा। ये वही दर्पण था, लेकिन अब इसमें उसकी खुद की छवि दिखाई दे रही थी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? साया ने दर्पण के भीतर से पूछा। राज ने जवाब दिया, तुम हो। गलत, साया हंसा। तुम खुद हो। तभी दर्पण के अंदर से एक हाथ निकला और राज की गर्दन पकड़ ली। राज का गला कसकर पकड़े हुए वह हाथ ठंडा और भारी था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सांसें खिंचकर दर्पण के भीतर चली जा रही हो। उसकी आंखें चौड़ी थीं और वह खुद को दर्पण में देख रहा था, लेकिन जो चेहरा उसे दिख रहा था वह उसका अपना नहीं था। ये एक विकृत डरावना चेहरा था, जिसकी आंखें लाल और चेहरा घावों से भरा था। वह चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान एक गहरी क्रूरता से भरी हुई थी। तुम्हें अब समझ में आया? साया की आवाज दर्पण से गूंजी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अपने पाप, तुम्हारे झूठ और तुम्हारा डर है, और अब यह सब तुम्हें हमेशा के लिए निगलने वाला है। राज ने अपने शरीर को झटका देने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं पाया। यह सच नहीं हो सकता। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। झूठ। दर्पण के अंदर से आवाज गूंजते ही दीवारें कांपने लगीं। अतीत की परतें खुलने लगीं। दर्पण के अंदर दृश्य बदलने लगे। राज ने देखा कि वह अपने बचपन के दिनों में है। वह अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी दृश्य ने मोड़ लिया। राज ने अपने भाई को एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़ते देखा और उसने उसे रोका नहीं। कुछ सेकंड बाद उसका भाई गिर गया। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? साया ने गहरी आवाज में पूछा। मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था कि यह खतरनाक होगा। राज ने अपनी सफाई दी। तुम्हारा डर तुम्हें रोकता रहा, और अब यही डर तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगा, साया ने कहा। दर्पण के भीतर का सच दर्पण में अगला दृश्य दिखा। यह वह समय था जब राज ने अपने कॉलेज के दोस्त सुमन को अकेला छोड़ दिया था। एक अंधेरी रात में सुमन ने मदद मांगी थी, लेकिन राज ने अपना फोन बंद कर दिया। सुमन पर उसी रात हमला हुआ था। नहीं, यह मैं नहीं था, मैं डरा हुआ था, राज ने गुस्से में कहा। डर तुम्हारा हिस्सा है, यह तुम्हारे हर फैसले को कमजोर बनाता है। दर्पण के अंदर राज के चेहरे का विकृत रूप और स्पष्ट हो गया। अब वह चेहरा साया से मिलता जुलता लग रहा था। साया की आवाज एक बार फिर गूंजी। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है,
दर्पण के अंदर आओ और अपनी सच्चाई का सामना करो। अगर तुम इसे स्वीकार कर सको तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए, अगर नहीं तो ये जगह तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगी। राज के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हुए कदम बढ़ाए और दर्पण को छू लिया। जैसे ही उसका हाथ दर्पण से टकराया, वह उसके अंदर खिंचता चला गया। अब राज दर्पण के भीतर था। यह जगह स्याह और खाली थी, जैसे समय और स्थान दोनों ने यहां आना छोड़ दिया हो। तभी सामने साया खड़ा हुआ, लेकिन इस बार साया का चेहरा राज के असली चेहरे जैसा था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, साया ने कहा। तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे या हमेशा के लिए इसे नकारते रहोगे? राज ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि वह इन सभी घटनाओं से भाग सकता है, लेकिन वह गलत था। यह सब उसका ही हिस्सा था। मैंने गलतियां की हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने डर में जीते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैं इससे बचने की कोशिश नहीं करूंगा। साया मुस्कुराया। उसकी आंखें बुझने लगीं। सच्चाई तुम्हें मुक्त कर सकती है, लेकिन क्या तुम इसे पूरा स्वीकार कर सकते हो? तभी दर्पण टूटने लगा और चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। लेकिन क्या सचमुच मुक्ति संभव है? दर्पण टूट चुका था। राज फर्श पर गिरा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जंजीरों से जकड़े हुए हैं। यह क्या है? उसने घबराकर पूछा। साया की धीमी गूंजती हंसी फिर सुनाई दी। सच्चाई का सामना करना आसान नहीं है। ये जंजीरें तुम्हें याद दिलाएंगी कि मुक्ति के लिए तुम्हें और बलिदान देना होगा। कमरे की दीवारें फिर अंधेरे में गायब हो गई। जंजीरों से जकड़ा हुआ राज फर्श पर गिरा पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा भारी और डरावना था। कमरे में अब कोई दरवाजा नहीं था और फर्श पर बने अजीब चिन्ह लाल रंग में चमक रहे थे। राज ने अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह खिंचाव डालता तो जंजीरों से निकली ठंडी हवा उसकी त्वचा में छुप जाती। मुझे छोड़ दो, उसने चीखते हुए कहा। तभी कमरे में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये आवाजें अस्पष्ट थीं, लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होती चली गईं। ये वही आवाजें थी जो वह अब तक सुनता आया था। सुमन, नंदिनी और उसके पिता की चीखें। तुम्हें सजा मिलेगी राज, सुमन की आवाज गूंजी। तुमने सबको अकेला छोड़ दिया, नंदिनी की आवाज में कड़वाहट थी। तुम्हारे डर ने सबको बर्बाद कर दिया, उसके पिता की गहरी आवाज ने कहा। राज ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसकी आत्मा के भीतर गूंजने लगी। तभी सामने एक और दर्पण प्रकट हुआ। यह दर्पण पहले वाले से अलग था। इसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। यह खाली था, लेकिन इसकी सतह पर अजीब सी दरारें थीं जो लगातार बढ़ रही थीं। यह क्या है? राज ने खुद से पूछा। दर्पण से धीमे धीमे एक साया निकलने लगा। यह वही साया था, लेकिन इस बार उसका आकार बदल चुका था। वह और भी डरावना और विशाल लग रहा था। तुमने सोचा था कि सच्चाई का सामना करना तुम्हें मुक्त कर देगा? सच तो यह है कि मुक्ति केवल एक भ्रम है। साया ने अपना हाथ बढ़ाया और दर्पण से कई जंजीरें निकली। ये जंजीरें राज की ओर बढ़ने लगीं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें अब उसकी आत्मा को बांध रही थी। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन क्या तुमने उन्हें सुधारा? साया ने पूछा। मुक्ति के लिए स्वीकार करना काफी नहीं है, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। साया ने अपनी लंबी काली उंगलियों से हवा में एक दरवाजा बनाया। यह दरवाजा अजीब था, जैसे किसी धुंधली जगह का द्वार हो। यह पहला दरवाजा है। अगर तुम इसे पार कर सको तो शायद तुम्हारे लिए उम्मीद हो, लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हें अपने पापों का सामना कराएगा। राज ने दरवाजे की ओर देखा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने भारी कदमों से उस दरवाजे में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे लगा कि वह किसी अंतहीन भूल भुलैया में आ गया है। यह जगह काले और लाल रंग के धुंध से भरी थी। हर कोने पर एक डरावना दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। वह अपने घर के दरवाजे पर मदद के लिए चिल्ला रही थी। बारिश में भीगते हुए उसने राज को फोन किया था, लेकिन राज ने उसकी आवाज अनसुनी कर दी थी। क्या तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी? सुमन की आकृति ने पूछा। नहीं,
मैं डर गया था, राज ने जवाब दिया। सुमन की आकृति ने उसकी ओर देखा और कहा, तो अब तुम्हें भी वही डर महसूस करना होगा। तभी जगह पर पानी भरने लगा। यह पानी ठंडा और भारी था, जैसे उसमें कुछ छिपा हो। राज ने देखा कि पानी के भीतर सुमन की विकृत आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। पानी में कैद पानी राज के घुटनों तक आ चुका था। वह दौड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसका शरीर भारी होता जा रहा था। तभी पानी से कई हाथ निकले और उसकी टांगें पकड़ ली। मुझे जाने दो, राज ने चीखते हुए कहा, लेकिन हाथ उसे और गहराई में खींचने लगे। यह केवल शुरुआत है, साया की आवाज गूंजी। तुम्हें हर कदम पर अपने डर से लड़ना होगा। अगर तुम हार गए तो यह भूल भुलाया तुम्हारा अंत बन जाएगी। पानी अचानक गायब हो गया और राज एक नए कमरे में पहुंच गया। यह जगह सूखी थी, लेकिन हर दीवार पर उसे अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। ये परछाइयां उसे घूर रही थी, जैसे वे उसकी आत्मा को टटोल रही हो। तभी एक परछाई ने उससे कहा, तुम्हें प्रायश्चित का सही तरीका नहीं पता। तुम केवल भागने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे क्या करना होगा? राज ने कांपते हुए पूछा। तुम्हें उस दर्द को महसूस करना होगा जो तुमने दूसरों को दिया, और जब तुम उसे सह सकोगे तभी मुक्ति संभव है। राज ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि उसका सामना अब केवल अंधकार से नहीं बल्कि खुद से है। कमरे के कोने में एक नया दरवाजा उभरने लगा, लेकिन इस बार दरवाजे से रोशनी नहीं बल्कि गहरी ठंडी हवा आ रही थी। राज ठंडी हवा से कांप उठा। दरवाजे से निकलती हवा में कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है। उसकी हर नस थक चुकी थी और डर उसके हर कदम में जड़ जमा चुका था। क्या यही मेरी कहानी का अंत है? उसने धीमी आवाज में पूछा। तभी साया की गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम्हारा अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। राज ने घबराते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा एक धधकती आग में बदल गया और उसके चारों ओर भयानक चीखों का सैलाब फैल गया। राज ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ने उसे अंदर खींच लिया। अगले पल वह एक अनजान जगह पर था। यह जगह पूरी तरह से काली थी, लेकिन उसमें एक अजीब तरह की ऊर्जा थी। सामने एक विशाल आईना खड़ा था, पहले के आईनों से कहीं बड़ा, और उसकी सतह पर अजीब लहरें उठ रही थी। यहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, साया ने कहा। यह आईना तुम्हारी आत्मा का सबसे गहरा हिस्सा है। अगर तुम इसे देख सको तो तुम्हें जवाब मिल सकता है। राज ने हिम्मत करके आईने की ओर देखा। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन यह वह नहीं था। उसका चेहरा विकृत, आंखें खाली और शरीर झुलसा हुआ था। उसके चारों ओर उसकी पिछली गलतियां घूम रही थीं। सुमन की चीखें, उसके पिता की उदासी और नंदिनी की दर्द भरी आवाज। मैं यह नहीं हूं, राज चीख उठा। तुम यही हो, साया ने कहा। तुमने अपनी आत्मा को इतने डर और झूठ से भर दिया है कि अब इसमें कुछ भी शुद्ध नहीं बचा। राज ने घुटनों के बल गिरकर रोना शुरू कर दिया। मैंने गलती की, मैंने सभी को चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे एक और मौका चाहिए। मैं इसे सही करना चाहता हूं। आईने ने धीरे धीरे चमकना शुरू किया। साया की हंसी बंद हो गई। माफी मांगने से पाप नहीं मिटते, साया ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें दर्द सहना होगा जो तुमने दूसरों को दिया, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। आईने की सतह खुल गई और उससे 3 आकृतियां निकली, सुमन, नंदिनी और राज के पिता। लेकिन ये केवल उनके भूत थे। उनकी आंखों में गहरी नफरत थी। तुम्हें याद है राज? सुमन ने कहा, तुमने मुझे मरने दिया, अब तुम्हें वही दर्द सहना हो। ने अपनी विकट भुजाएं उसकी ओर बढ़ाई और उसका गला पकड़ लिया। राज को सांस नहीं आ रही थी। तुमने मुझे अनदेखा किया, नंदिनी ने कहा। अब तुम भी वही अकेलापन सहोगे। नंदिनी ने उसे अंधकार में धकेल दिया। और मैंने तुमसे केवल प्यार मांगा था, उसके पिता की आकृति ने कहा, लेकिन तुमने मेरी परवाह नहीं की। अब तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। राज ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चिल्लाया, मुझे जो भी सहना पड़े मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे इन्हें राहत देने दो। अगर मेरी आत्मा का अंत हो सकता है तो इनके दर्द को मिटा दो। आईना जोर से चमका और सब कुछ ठहर गया। क्या तुम सच में यह चाहते हो? साया ने गंभीर स्वर में पूछा। तुम्हारी आत्मा का हर टुकड़ा मिट जाएगा,
न कोई स्मृति, न कोई अस्तित्व, केवल खालीपन। राज ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर यही उनके लिए शांति ला सकता है तो मैं तैयार हूं। अनंत अंधकार आईना फट गया और राज ने अपनी आत्मा को टूटते हुए महसूस किया। उसके आसपास की सारी आकृतियां गायब हो गई। सुमन, नंदिनी और उसके पिता के भूत अब शांत लग रहे थे, लेकिन राज कहीं भी नहीं था। यह कोई मुक्ति नहीं थी, यह केवल अंधकार था। वह अब कहीं नहीं था और फिर भी सब कुछ महसूस कर सकता था। तुमने बलिदान दिया, साया की आवाज गूंजी, लेकिन यह अंधकार तुम्हारा असली अंत है, यही तुम्हारी सजा है। और राज उस अंधकार का हिस्सा बन गया अनंत, सदा के लिए। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे।